बाद हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। तो बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन, तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर रिएक्टेंट है ए, बी बी और मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं सी सी एंड डी। तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीखा था। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम? तो रेट ऑफ रिएक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते थे? स्मॉल आर से, है ना। और क्या लिखते थे रेट ऑफ रिएक्शन को? माइनस कोफिशिएंट को हम किसके फॉर्म में लिखते थे? फ्रैक्शन के फॉर्म में, और उसको लिखते थे हम डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब यहां पर माइनस का साइन क्यों लगा हुआ, कोई बता सकता है मुझे? इक्वल्स टू माइनस वन बाई बी डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू वन बाई सी डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू वन बाई डी डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। हाँ, तो देखो प्रोडक्ट वाले के रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में क्या लिखा हुआ है? प्लस, और रिएक्टेंट वाले के रेट ऑफ रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है? माइनस। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो देखो रिएक्शन क्या हो रही है कि ये दोनों रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी, एक चीज बताओ, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा टाइम के साथ में। तो किसी भी चीज का कंसंट्रेशन टाइम के साथ में डिक्रीज हो रहा है, मतलब उसका रेट ऑफ चेंज क्या है? नेगेटिव आएगा। हम नेगेटिव आएगा इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा रखा है? क्लियर है सबको? इसी तरह इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? यहां पर क्या जाएगा? डी ए डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू वन बाई डी डी बी डिवाइडेड बाय डी इक्वल्स टू वन बाई सी डी सी डिवाइडेड बाय डी टी इक्वल्स टू वन बाई डी 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 डिवाइडेड बाय डी। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट की। तो देखो न्यूमरेटर में क्या है? डी ए मतलब क्या? कंसंट्रेशन का चेंज, है ना। ये एक इंस्टेंट के लिए मतलब बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए कंसंट्रेशन का चेंज है, और ये क्या है? कंसंट्रेशन का चेंज है बड़े टाइम इंटरवल के लिए। तो न्यूमरेटर में तो क्या आ रहा है? बेसिकली अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन, और डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में किसका चेंज आ रहा है? क्या चीज चेंज हो रही है डिनोमिनेटर में? डेल्टा टी का मतलब क्या जाएगा? T2 माइनस T1, मतलब किसमें चेंज आ रहा है? टाइम में। तो उसका यूनिट अगर हमको निकालना, मतलब इसका यूनिट क्या होगा? कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। अब कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है आपको बताएगा? मोल्स पर लीटर, जनरली हम मोलेरिटी के फॉर्म में डिनोट करते हैं, है ना, डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है सबको यूनिट के साथ रेट ऑफ रिएक्शन की? लिख लो। लिख लिया?
लिख लिया सबने? यस सर। स्टार्ट कर रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट अगर आपका एग्जाम में पूछा जाता तो आप लिख दोगे मोल्स पर लीटर पर सेकंड। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर अपन एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं छोटा सा। तो यहाँ से अपना ये टॉपिक कैसे करना है आपके एग्जाम में अगर इसका न्यूमेरिकल आता है तो वो भी बन जाएगा। क्योंकि देखो क्लास 12 की केमिस्ट्री में सिर्फ कुछ जगह से न्यूमेरिकल आता है, जैसे सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स इधर से। तो आपको क्या दे रखा है? केमिकल रिएक्शन दे रखी है। केमिकल रिएक्शन क्या है? 4NH3 विजिबल है, सबको दिख रहा है कि और बना लेंगे 5O2 गैस, ये भी गैस है, ये भी गैस है, गिव्स 4NO गैस प्लस 6H2O गैस। इतना क्लियर है सबको? क्वेश्चन दिख रहा है? देखो इसमें आपको बोला है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। NO के बनने का रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना है? 3.6 into 10 की पावर -3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। आपको यह बताना है कि NH3 कितनी जल्दी खत्म होगा। कैलकुलेट डिसअपीयरेंस ऑफ NH3। NH3 क्या है? देखो रिएक्टेंट है, तो NH3 कितनी जल्दी खत्म होगा ये बताना है। क्या बताना है? NH3 का डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस मतलब ये रिएक्शन के दौरान NH3 को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, और H2O जो बन रहा है, वाटर जो बन रहा है, वो कितना बनेगा, है ना? H2O का फॉर्मेशन बताना है। क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्या करना है? क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है आपको? है ना? क्या करना है आपको? NH3 कितनी जल्दी खत्म हो रहा है ये बताना है, और H2O कितना बनेगा ये बताना है। तो रिएक्शन हमारे सामने, अगर हम इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 1/4 डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इक्वल्स टू 1/5। अच्छा यहाँ पर माइनस भी आएगा, बोलो, डेल्टा O2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इक्वल्स टू 1/4 डेल्टा NO डिवाइडेड बाय डेल्टा T प्लस इक्वल्स टू प्लस 1/6 डेल्टा H2O डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब देखो इसमें से एक चीज हमको दे रखी है। कौन सी चीज दे रखी है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, मतलब NO के बनने का फॉर्मेशन दे रखा है, रेट दे रखा है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO मतलब डेल्टा NO डिवाइडेड बाय डेल्टा T आपको गिवन है, और वो कितना है? 3.6 into 10 की पावर -3। तो यहां से मेरे को क्या निकालना है? सबसे पहले NH3 कितनी जल्दी खत्म होगा। तो क्या मैं इन दोनों टर्म को इक्वेट कर सकता हूं? एक चीज बताओ, क्या मैं इन दोनों टर्म को इक्वेट कर सकता हूं? देखो
देखो बीच में इक्वल्स टू का साइन है, जल्दी बताओ, कर सकते हैं ना, तो कर दो। कितना हो जाएगा 1/4। अब देखो यहाँ पे जो माइनस लगता है वो बस ये बताने के लिए लगता है कि टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम इस माइनस को हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/4 डेल्टा NH3। और चलो अगर मान लो आपने माइनस में ले लिया, देखो उससे मतलब क्या निकलेगा, मान लो तो आपने माइनस में ले लिया, उसका मीनिंग क्या निकलेगा, डिवाइडेड बाय डेल्टा T इक्वल्स टू 1/4 डेल्टा NO डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब देखो यहाँ पे देखने वाली बात है, हमको ये वैल्यू दे रखी है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दिया है, 1/4 ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO नहीं दिया है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे हम 3.6 into 10 की पावर -3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, है ना। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताना कि कितनी तेजी से अमोनिया खत्म हो रहा है, तो इससे कंपेयर कर दिया हमने, -1/4 डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। एक चीज बताऊं, 1/4 से 1/4 को कैंसिल कर सकता हूं, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 मतलब जो अमोनिया खत्म हो रहा है, इसका मतलब उसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस कर रहा है, डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इसके इक्वल हो जाएगा 3.6 into 10 की पावर -3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो देखो अभी भी ये माइनस क्या बता रहा है कि इसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, तो हमको ऑलरेडी पता था, है ना, तो आप हटा भी सकते हो और लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी चॉइस है, लगा के कर दो ज्यादा अच्छा, क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखते समय माइनस का यूज करते तो लगा। तो नेगेटिव रेट क्या बता रहा है, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि NH3 कम हो रहा है टाइम के साथ साथ। कितना कम हो रहा है, हर एक सेकंड में कितना कम हो रहा है NH3, अमोनिया एक सेकंड में कितना कम हो रहा है, 3.6 into 10 की पावर मोल्स पर लीटर, इतने मोल्स 1 लीटर में कम हो रहे हैं हर सेकंड, समझ गए। चलो जल्दी समझ में आ गया सबको, क्या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O कैलकुलेट करके बता सकते हो कि H2O किससे बन रहा होगा, क्या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O कैलकुलेट करके बता सकते हो। सिंपल सा कंपैरिजन ही करना जैसे हमने कहा, किस का कंपैरिजन कर लो, किसका कंपैरिजन करोगे, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये निकालना है, किसका कंपैरिजन करो, इन दोनों का कंपैरिजन कर लो और डायरेक्टली आपको क्या निकालना है, डेल्टा H2O डिवाइडेड बाय डेल्टा T निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। ऊपर की लाइन लिख रखी है सबने, क्या हो जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O बताओ, बोलो, चलो नाम बताओ, ठीक है देखते हैं, बताओ। देखो डेल्टा NO डिवाइडेड बाय डेल्टा T इक्वल्स टू 1/6 डेल्टा H2O डिवाइडेड बाय डेल्टा T। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो इसकी जगह हमको क्या रखना है, सबको पता है 3.6 into 10 की पावर -3 रख दो, 1/4 3.6 into 10 की पावर -3, थोड़े एक्टिव रहो बाकी सब भी। इसकी जगह हमने लिखा 1/6 डेल्टा H2O डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ठीक है, अब एक काम करो, इसको 4 से डिवाइड करो तो कितना
कितना आ जाएगा 4 9 या 36 मतलब 0.9, तो ये हो गया आपका 0.9 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 6, कितना आंसर हो जाएगा डेल्टा H2O डिवाइडेड बाय डेल्टा T। 6 9 का कितना होगा 54 है ना, 0.8 नंबर के बाद ये बनता 5.4 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स पर लीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितने मोल्स बनेंगे H2O के? एक सेकंड में 1 लीटर में कितने मोल्स बनेंगे H2O के? समझ रहे सब कैसे करना है? समझ में आ गया? गौतम मल्टीप्लाई में मिस्टेक कर दी है। नहीं तो वहां से भी आंसर सही आएगा। तुम NH3 और उसको रखोगे, NH3 और H2O को इक्वल रखोगे तो वहां पर देखो NH3 के पास भी 1/4 था, 1/4 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा, और इसके पास भी 1/6 है डेल्टा H2O। इसके पास भी तो देखो इक्वेशन देखोगे तो ये भी इसका कोफिशिएंट 4 का मतलब 1/4, यहां पर हमने 1/4 से 1/4 कैंसिल करा, तो अल्टीमेटली कैलकुलेशन तो वही होगा 1/4 1/6 3.6 इंटू 10 की पावर -3, कैलकुलेशन तो आपका वही होगा। क्लियर है ना? कैलकुलेशन में मिस्टेक कर लिया। 4 नहीं लिखा होगा 1/4 मेरे ख्याल से, ज्यादा 1/6 नहीं लिखा होगा। ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे तो बन जाएंगे सबको। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की देखो रेट मतलब क्या होता है, सिंपल सा स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का रेट मतलब स्पीड, रिएक्शन कितनी जल्दी हो रही है या कितनी स्लो हो रही है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन से यहाँ पर मतलब क्या है स्पीड। तो सबसे पहला जो फैक्टर अफेक्ट करेगा वो क्या होगा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि हमारा रिएक्टेंट कैसा है। अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट से यहाँ पर मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट के एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है ना, तो उनके बीच में बॉन्ड कैसा है, या हमारा रिएक्टेंट आयोनिक है। तो देखो रिएक्टेंट हमारा अलग अलग तरीके से हो सकता है कि हमारे रिएक्टेंट्स के बीच में जो बॉन्ड हो वो आयोनिक बॉन्ड हो, या हो सकता है हमारे रिएक्टेंट के बीच में जो बॉन्ड हो वो कोवेलेंट बॉन्ड हो। अच्छा, किस केस में रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी कोई बता सकता है? अब देखो आयोनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता था, जैसे NaCl है तो Na प्लस और Cl माइनस जो यहाँ पर बना है इनके बीच में छोटा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। पर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, जैसे हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर अगर हम बात करते हैं इस रिएक्शन की, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, है ना। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो अमोनिया बना है इनके बीच में कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे ऑलरेडी आयंस के फॉर्म में चीजें प्रेजेंट है, जिससे अगर हम बात करते हैं Na2SO4 और BaCl2, तो
देखो यहाँ पे Na2SO4 कैसा प्रेजेंट होगा, 2Na प्लस और SO4 2 माइनस के बीच में क्या होगा, छोटा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे BH2 कैसा प्रेजेंट होगा, Ba2 प्लस और 2Cl माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो एक चीज बताओ, इनके बीच में सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं चल रही। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था। तो अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है मतलब ये आयंस है, और आयंस मूव करने के लिए क्या है, फ्री है। तो जो चीज मूव करने के लिए जितना फ्री होगी उतनी जल्दी रिएक्ट करेगी। तो ये रिएक्शन जल्दी से क्या हो जाएगा, Na इसके पास चला जाएगा Cl के पास में, और Ba इसके पास में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, NaCl प्लस BaSO4। और ये रिएक्शन आपने देखी है क्लास 10th में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल होता था, है ना। तो देखो अगर आपका जो रिएक्टेंट है वो आयोनिक फॉर्म में है, आयोनिक फॉर्म में है इसका मतलब क्या है कि सिर्फ अलग अलग एलिमेंट्स के एटम के बीच में छोटा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो क्या होगा, काफी आसानी से रिएक्ट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि जरा से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा, जरा से एनर्जी प्रोवाइड करने में, और जल्दी से क्या कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा। पर यहाँ पर हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। तो इसको अगर रिएक्ट कराना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन का सबसे पहला कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, मतलब सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। फिर इस बॉन्ड को ब्रेक करो, फिर इस बॉन्ड को ब्रेक करो, फिर यहाँ ब्रेक करो, यहाँ ब्रेक करो, यहाँ ब्रेक करो, फिर नए बॉन्ड बनेंगे। तो ये जो प्रोसेस हुई इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इसके अंदर स्लो होगा कि इसके अंदर स्लो होगा, जल्दी बताओ। रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए ज्यादा स्लो होगा, कोवेलेंट बॉन्ड वाले रिएक्टेंट के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा ब्रेक करना पड़ रहे हैं यहाँ, और यहाँ पे सिर्फ पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। पार्टिकल मतलब एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने एक बार ब्रेक करा, वो मूव करने के लिए फ्री होगा, वैसे रिएक्ट कर जाएगा। पर अगर आपको यहाँ पे नाइट्रोजन को रिएक्ट कराना है तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना पड़ेंगे, 3 कोवेलेंट। तो आयोनिक रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, ठीक। कोवेलेंट रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा, कम होगा। तो आयोनिक रिएक्टेंट के केस में रेट ऑफ रिएक्शन को मैं लिख रहा हूं, ऑप्शन में रेट ऑफ रिएक्शन को लिखूंगा R होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन को मैं भी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं R और R। जनरली हम इसको स्मॉल r से दिखाते हैं, पर अभी के लिए मैं लिख देता हूं R। तो अगर आयोनिक रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। कोवेलेंट रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ गए सब? इतना क्लियर है? चलो लिख लो उसको। हेलो, ऑडियो क्लियर है सबको? लिख लिया? अब देखो नेचर ऑफ रिएक्टेंट में अगर हम बात करें ना, तो रिएक्टेंट अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। कैसे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस रिएक्टेंट। होमोजीनियस रिएक्टेंट मतलब होमोजीनियस, देखो होमोजीनियस का मतलब मैंने आपको बताया था, होमो मतलब एक जैसा, एक जैसा रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट हमारा एक ही फेज में। अगर रिएक्टेंट एक जैसा मतलब रिएक्टेंट के जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज एक जैसा है। साइज एक जैसा है मतलब उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक जैसा है। तो एक चीज बताओ, आपकी किन लोगों के साथ में ज्यादा बनती है? सेम एज ग्रुप वालों के साथ में आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, सेम एज ग्रुप वालों के साथ में आप ज्यादा आसानी से खुलकर बात कर पाते हो कि अपने मतलब अपने से ज्यादा बड़े एज ग्रुप वालों के साथ में?
किसके साथ में ज्यादा कंफर्टेबल, सेम एज ग्रुप वालों के साथ में। तो उसके पीछे का रीजन क्या है कि देखो, उसके पीछे का रीजन क्या है कि वहां पर आपके एज का है, आपको उसकी एनर्जी क्या है, सेम लेवल पर है। जैसे आपके जो दोस्त हैं, आप उन लोगों के साथ काफी अच्छे से खुलकर बात कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी एज ग्रुप का मतलब क्या हो गया इससे कि दोनों का एनर्जी लेवल सेम है, दोनों सेम क्लास में, ठीक। तो वैसे यहाँ पर अगर मॉलिक्यूल्स होमोजीनियस होगा, रिएक्टेंट अगर होमोजीनियस है मतलब रिएक्टेंट के अंदर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के जैसा ही, ठीक, दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है, दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, तो दोनों इंटरेक्ट भी काफी जल्दी करेंगे। अब दोनों काफी जल्दी अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बताओ, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। तो मॉलिक्यूल्स हो या एटम्स हो, क्या क्या सेम रहेगा होमोजेनियस रिएक्शन में? शेप सेम होगा, साइज सेम होगा, और क्या सेम होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा आपका? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। अगर इसी की जगह हेटेरोजेनियस हो गया, मतलब आपको इसी जगह पहुंचा दिया कि आपकी एज है 18 और आपको बिठा दिया मैंने 40 प्लस वाले लोगों के साथ में, क्या आप इतने फ्री माइंडली खुलकर कुछ अपनी बातें कर पाओगे, या जैसे अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर कंफर्टेबल रह पाते हो, जितनी आसानी से अपने फ्रेंड सर्कल में इंटरेक्ट कर लेते हो, वैसे इंटरेक्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो अगर हेटेरोजेनियस रिएक्टेंट मतलब अलग अलग क्या है, मॉलिक्यूल्स और एटम का शेप और साइज क्या है, डिफरेंट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट है, तो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करने में भी टाइम लगाएंगे। टाइम लगाएंगे मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है सबको? समझ में आ गया? रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि शेप अलग है, साइज अलग है, एक का शेप स्फेरिकल है तो दूसरे का ट्रायंगुलर शेप है, तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट जो फैक्टर अफेक्ट करता है उसके बारे में हम बात करेंगे, और वो फैक्टर हमारा होगा फिजिकल स्टेट। अब एक चीज बताओ, फिजिकल स्टेट से मतलब क्या कि अगर आपका रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है और गैसियस स्टेट में, तो किस केस में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ज्यादा होगा? तो एक चीज बताओ, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते रखते हैं? स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करते रखते हैं? होल्ड करके रखते हैं। मूव करने के लिए फ्री होते हैं क्या सॉलिड के पार्टिकल्स? लिक्विड के पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर होते हैं पर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और ये सभी एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक साथ मूव करते हैं। पर गैस के पार्टिकल रेंडमली मूव करते हैं। अब देखो, अभी हम इसी चैप्टर में थ्योरी पढ़ेंगे, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है? प्रोडक्ट कब बनता है, किसी भी रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्टेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट कब बनाता है? जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं और एनर्जी को क्या करते हैं? लूज करते हैं। जैसे अपन दौड़ते हुए जा रहे हैं, किसी से टकरा गए तो क्या अपनी भी एनर्जी लूज होगी? टकराने के बाद उठता है इंसान, है ना? एनर्जी हीट के फॉर्म में लूज होती है, साउंड के फॉर्म में लूज होती है। तो वैसे ही कोई भी रिएक्टेंट के एटम्स मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करके टकराते हैं, एनर्जी लूज करते हैं और क्या बनते हैं? प्रोडक्ट करते हैं। तो एक चीज बताओ, यहाँ पे सॉलिड मूव करने के लिए फ्री नहीं है, इसके अंदर मोशन कम है। सबसे ज्यादा मोशन किसके पार्टिकल्स के बीच में है? गैसियस के पार्टिकल के बीच में। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके केस में ज्यादा होगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन गैसियस रिएक्टेंट के केस में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन लिक्विड के लिए होगा, और उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन सॉलिड के लिए होगा। क्यों?
क्योंकि सबसे ज्यादा मोशन करते हैं पार्टिकल। जितना ज्यादा मूव करेंगे उतना ज्यादा एक दूसरे से टकराएंगे, जितना ज्यादा पार्टिकल एक दूसरे से टकराएंगे उतनी एनर्जी लूज करेंगे, जितनी एनर्जी लूज करेंगे उतना ज्यादा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, और उतनी जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे पार्टिकल एक साथ मूव करते हैं मतलब एक दूसरे से इतना टकराएंगे नहीं, तो प्रोडक्ट बनने की स्पीड कम हो जाएगी। और यहाँ पे पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही कम होगा। क्लियर है सबको ना? देखो इसको हम एक और एग्जांपल से देख सकते हैं। जब किसी को मेडिकेशन चलता रहता है तो कई बार डॉक्टर क्या करता है, टेबलेट देने की जगह क्या लगा देता है, इंजेक्शन लगा देता है। क्यों लगाते हैं? क्योंकि इंजेक्शन के अंदर लिक्विड है, मतलब बॉडी के अंदर जाएगा, जल्दी रिएक्शन चालू हो जाएगा। पर अगर आपको टेबलेट दिए, सॉलिड दिया है, तो पहले सॉलिड से वो बॉडी के अंदर किसमें कन्वर्ट होगी, लिक्विड स्टेट में, उसके बाद रिएक्शन चालू करेगी, है ना? रफ कर दूं इसको। नेक्स्ट है हमारा सरफेस एरिया। तो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। लिख लो, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विथ increase in surface area। अच्छा मैं आपको दो केस दे रहा हूं। मैंने आपको क्या दिया, एक ग्लास ऑफ वाटर दिया, एक के अंदर मैंने आपको बोला कि आप डिसॉल्व करो, दोनों में सेम क्वांटिटी वाटर थी ना, दोनों का साइज सेम, ग्लास का क्वांटिटी ऑफ वाटर दोनों में सेम। इस वाले ग्लास में मैंने आपको दिया डिसॉल्व करने के लिए NaCl टेबल सॉल्ट, जो कि किस फॉर्म में अवेलेबल रहता है घर में, पाउडर के फॉर्म में रहता है ना, बारीक बारीक पार्टिकल के फॉर्म में, मतलब पाउडर फॉर्म में रहता है ना। और इस ग्लास में मैंने आपको डिसॉल्व करने के लिए दिया है NaCl। आपने देखा होगा कि जो अनाज के अंदर रखने के काम में आता है नमक, खड़ा नमक जिसको बोलते हैं, तो वो कैसा रहता है, ऐसा बड़े ट्यूब के फॉर्म में रहता है कि पार्टिकल के फॉर्म में रहता है? बड़े रहता है, ऐसा बड़ा रहता है, सबने देखा होगा घरों में, है ना, खड़ा नमक जिसको बोलते हैं। अब एक चीज बताओ, हम इसको डिसॉल्व करेंगे तो दोनों में से कौन सी चीज पानी में जल्दी डिसॉल्व होगी, पाउडर वाली कि ट्यूब वाली? पाउडर वाली। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, देखो पाउडर वाले जितने भी पार्टिकल है उसको पानी के पार्टिकल सब कुछ से क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे, है ना। मतलब पाउडर के केस में सरफेस एरिया ज्यादा मिल रहा है रिएक्शन के लिए। पर अगर मैं इस ट्यूब की बात करूं तो ये ट्यूब को अगर आपने देखा होगा तो इस ट्यूब में आपको जैसे छोटे छोटे ट्यूब और दिखते हैं, कभी खड़े नमक को देखना ध्यान से, है ना। पर अब क्या हुआ कि पानी जो सराउंड कर रहा है वो क्या कर रहा है, बाउंड्री को तो सराउंड कर रहा है, तो पानी के साथ कांटेक्ट में सिर्फ कौन आएगा, वो वाले छोटे ट्यूब आएंगे जो कि सिर्फ बाउंड्री पे प्रेजेंट है, बीच वाले नहीं आ पाएंगे। मतलब सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। अब सरफेस एरिया कम हो गया मतलब ये कम, इसको डिसॉल्व होने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा था, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया। ठीक है, आ गई बात समझ में? नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटलिस्ट की। तो कैटलिस्ट क्या होता है, सब्सटेंस which alters the rate of reaction। ऐसा सब्सटेंस जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है, मतलब चेंज कर देगा। अब चेंज करता है तो दो तरीके से चेंज करेगा, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो ऐसे कैटलिस्ट जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, मतलब हमारे लिए पॉजिटिव है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट। ऐसे कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट। क्लियर है सबको?
तो देखो कैटलिस्ट क्या करता है, जैसे मान लो A प्लस B से मिलकर प्रोडक्ट C बनाने में आपको लग रहा है 4 आवर्स। अब सेम रिएक्शन को अगर कैटलिस्ट की हेल्प से करा है, अगर आपने कैटलिस्ट डाल दिया मतलब वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट होता है, तो ये सेम रिएक्शन होता है ये हाफ आवर में। तो एक चीज बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? जो चीज पहले 4 घंटे में हो रही थी अब एक आधे घंटे में हो गई, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गई। तो ऐसे कैटलिस्ट को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट। करता कैसे है, देखो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए बीच में क्या आती है, ट्रांजिशन स्टेट आती है। मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी, एक दूसरे से टकराएंगे, फिर यहां से लेकर यहां तक की एनर्जी को लूज कर देंगे, और जितनी कम एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, हमने क्लास 11 में पढ़ा था, ठीक। तो अगर इसको टकरा प्रोडक्ट बनाना है तो पहले इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, फिर यहाँ पर जाना चाहिए। तो कैटलिस्ट क्या बोलता है कि आप इस रास्ते से मत जाओ, मैं रास्ता छोटा कर देता हूँ। कैटलिस्ट क्या कर देता है, ये एनर्जी को कम कर देता है, ठीक है। अब एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन जल्दी होगा, है ना। इसको हम आगे समझेंगे कैटलिस्ट थ्योरी। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और दूसरे फैक्टर्स के साथ में। सो बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।